इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के सामने हंगामा खड़ा कर दिया गया। बिजली विभाग के कर्मचारी वहां स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे। इस दौरान लोग इस बात पर अड़ गए कि जब तक उनकी कॉलोनी में बिजली का खंभा नहीं लगता वो स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे, और इसीलिए बिजली विभाग के कर्मचारियों और उन लोगों के बीच तीखी बहस हो गई। स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध होने पर बिजली विभाग के कर्मचारी उस इलाके की बिजली काट कर चले गए। इलाके के लोग बिजली विभाग की इस कार्रवाई से बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने रास्ता जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, और इसकी वजह से उस रास्ते पर लंबा जाम लग गया। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस वहां पहुंच गई, और इसके बाद पुलिस ने उन लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाने की कोशिश की। सर तो वो लाइट काट के चलेंगे, लाइट काट दी हमारी, जबरदस्ती लाइट काट के अंदर काफी देर तक पुलिस और उन लोगों के बीच बातचीत होती रही। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि जल्द ही उनकी कॉलोनी की बिजली चालू हो जाएगी। पुलिस अधिकारी से यह आश्वासन मिलने के बाद उन लोगों ने रास्ता खोल दिया, लेकिन इसके बाद भी वो लोग अपने मकानों में स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए राजी नहीं हुए। उन लोगों के मुताबिक कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी कॉलोनी में बिजली का खंभा ही नहीं लगा, और इसलिए उन्होंने मांग की कि पहले उनकी कॉलोनी में बिजली का खंभा लगाया जाए, फिर वो अपने मकानों में स्मार्ट मीटर लगवाएंगे। कम से कम 50 एप्लीकेशन दिए हमने, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले पर बिजली विभाग ने सफाई दी कि जिस कॉलोनी में बिजली का खंभा लगाने की मांग उठाई गई वो अवैध है। ऐसे में बिजली विभाग ने उन लोगों को समझाया था कि अगर उन्हें अपनी कॉलोनी में बिजली का खंभा लगवाना है तो उन्हें 1,59,000 रुपए जमा करवाने होंगे। बिजली विभाग के मुताबिक उन लोगों ने वो राशि जमा नहीं की थी। वहीं जब वो स्मार्ट मीटर लगाने गए तो वो लोग उनसे भिड़ गए। इसके बाद बिजली विभाग ने उस कॉलोनी की बिजली काट दी। हालांकि बाद में बिजली चालू कर दी गई। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में नाम उछाले जाने के मामले में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत दे दी। कोर्ट ने दुष्यंत गौतम से जुड़े उन सभी वीडियो और पोस्ट को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश जारी कर दिए, जिनमें उनका नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा गया। और दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम ने इसे सत्य की जीत बताते हुए फैसले का स्वागत किया। कोर्ट का आदेश आने पर न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की और इस दौरान वो भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन पर लगे झूठे आरोपों की वजह से उन्हें और उनके परिवार को काफी दुख पहुंचा। जो मानसिक दुख हुआ है मेरे परिवार के अंदर जो हुआ है, मैं उससे बहुत दुखी था, लेकिन अंततः न्यायालय में शरण लेनी पड़ती, और न्यायालय ने आज अच्छा निर्णय उस पर लिया है। मैंने 2 करोड़ की मानहानि का केस किया है। कुछ रोज पहले बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी बताई जा रही उर्मिला सनावर नाम की महिला ने एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उसमें उन्होंने दावा किया था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस वीवीआईपी का जिक्र हो रहा है वो बीजेपी का एक बड़ा नेता है। और उस ऑडियो क्लिप में उर्मिला सनावर ने दावा किया था कि उस वीवीआईपी नेता का नाम दुष्यंत गौतम है। हालांकि बाद में सुरेश राठौर ने सफाई देते हुए यह दावा किया था कि उस ऑडियो क्लिप को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया था। लेकिन उस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला चर्चा में आ गया। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। इस मामले में उत्तराखंड में पुलिस ने सुरेश राठौर और उनकी पत्नी बताई जा रही उर्मिला सनावर के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज कर लिए। उनकी तलाश शुरू की गई। इस सब के बीच न्यूज 18 से बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम ने बताया कि सुरेश राठौर को कुछ वक्त पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि पार्टी से निकाले जाने की वजह से सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर ने साजिश के तहत अंकिता भंडारी केस में उनका नाम घसीट दिया। कि उसको लगा होगा कि भी उसका दुष्यंत कुमार गौतम के द्वारा ही ये ऐसा किया गया हो, इसलिए उन दोनों में के षड्यंत्र था। और वो षड्यंत्र साफ साफ आज दिखाई दे रहा है कि खुद उर्मिला कह रही है कि मुझे इसने दबाव डाला था, मैंने नाम नहीं लिया था। बाद में बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम ने उन पर मानहानि का केस किया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह मांग की कि सोशल मीडिया से वो सभी वीडियो और पोस्ट हटाई जाएं जिनमें उन्हें अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा गया। और दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में 24 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर डाले गए एक वीडियो का भी जिक्र किया गया। दावा किया गया
कि उसमें दुष्यंत गौतम का नाम जानबूझकर जोड़ा गया था और याचिका में दावा किया गया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में जुटी एजेंसियों ने कभी दुष्यंत गौतम का नाम नहीं लिया। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की और 24 घंटे के अंदर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के नाम से जुड़े वीडियो और पोस्ट हटाने के निर्देश जारी कर दिए। ये ऑर्डर किए हैं कि केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल को और खड़गे जी की पार्टी, उनके सभी लोगों द्वारा अन्य जो भी लोग मेरे प्रति मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं उनको तत्काल उन वीडियो ऑडियो को डिलीट किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी नेता और वकील गौरव भाटिया ने दावा किया कि दुष्यंत गौतम के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने के लिए अभियान चलाया गया था। एक कुंठित प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा था कि उनके मान सम्मान पर धब्बा लगाया जाए। इस दौरान दुष्यंत गौतम के वकील गौरव भाटिया ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। 3 साल पहले 18 सितंबर 2022 को 19 साल की अंकिता भंडारी अचानक गायब हो गई थी। वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, लेकिन गायब होने के कुछ रोज बाद उनका शव एक नहर से मिला था। अंकिता की हत्या का आरोप रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और रिजॉर्ट के असिस्टेंट मैनेजर पर लगा था। सूत्रों के मुताबिक अंकिता भंडारी की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उन्होंने वीवीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से इनकार कर दिया था। ऐसा बताया गया था कि स्पेशल ट्रीटमेंट मांगा गया था। दावा किया गया कि ऑडियो क्लिप में जिस वीवीआईपी का जिक्र किया गया वो कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत गौतम। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत के दौरान दुष्यंत गौतम ने दावा किया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के दौरान वो उत्तराखंड में थे ही नहीं। मुझे न्यायपालिका पे उम्मीद है और मुझे लगता है कि मैं उस दौरान में उत्तराखंड में ही नहीं था जिस समय ये सारा कुछ हुआ है। ये मेरी सबसे बड़ी जीत और मेरा आत्मबल है। बाकायदा दुष्यंत गौतम ने न्यूज 18 के कैमरे के सामने घटना के दौरान उत्तराखंड में नहीं होने के सबूत भी दिखाया और उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में जुटी उत्तराखंड पुलिस को जांच में हर तरीके से सहयोग करने का भरोसा दिया। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप जारी करने वाली उर्मिला सनावर सामने आई और सूत्रों ने दावा किया कि देहरादून में पुलिस अधिकारियों ने देर रात उनसे पूछताछ की। उर्मिला सनावर ने ही कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप जारी की थी और उसकी वजह से पूरे उत्तराखंड में भूचाल आ गया। उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर में प्रदर्शन हुए और अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी और ऑडियो क्लिप की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे, तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं। खबर है कि अंकिता भंडारी केस की जांच में जुटी एसआईटी की टीम भी उर्मिला सनावर से पूछताछ करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि सोशल मीडिया पर उन्होंने जो ऑडियो क्लिप जारी की थी उसमें कितनी सच्चाई है। इसके अलावा एसआईटी की टीम उनसे यह भी पता लगाएगी कि उनके पास अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े और क्या सबूत हैं। क्योंकि मीडिया के सामने आने के बाद उर्मिला सनावर ने दावा किया कि उनके पास अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कई सबूत हैं और तो और उन्होंने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को झूठा बताया। मुकदमा वो सब निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच बिठाने के लिए और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर नैनीताल में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मोमबत्तियां और अंकिता भंडारी के बैनर लेकर सड़कों पर मार्च करते नजर आए। इसी तरह कई दूसरे शहरों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बरेली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के बेटे की कार रोडवेज की एक बस से टकरा गई। घटना के वक्त वो बस सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी तौकीर रजा के बेटे फरमान की कार बेकाबू होकर उससे भिड़ गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी कार के परखचे उड़ गए। उसका अगला हिस्सा तो पूरी तरह चकनाचूर हो गया। गनीमत यह रही कि हादसा होते ही एयरबैग खुल गए और कार चला रहे फरमान को खरोंच तक नहीं आई। बरेली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के बेटे फरमान इस भीषण हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना के बाद वहां सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद पुलिस हालात को संभालने पहुंची। जवानों ने फरमान को कार से बाहर निकाला, लेकिन इसके बाद पुलिस ने दावा किया कि उसे फरमान की हालत संदिग्ध नजर आई और इसलिए
जवानों ने उनकी कार की तलाशी लेनी शुरू की और दावा किया कि इस दौरान उनकी कार से ड्रग्स बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक इसी वजह से तौकीर रजा के बेटे नहीं चाहते थे कि पुलिस उनकी कार की तलाशी ले। बताया गया कि उन्होंने इसके लिए जवानों पर धौंस भी जमाई, लेकिन जब पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने आदेश दिया, तब जवानों ने कार में रखे सूटकेस को खोला और उसके अंदर रखे ड्रग्स को बरामद करने का दावा किया। जिले की एसपी के मुताबिक तौकीर रजा के बेटे फरमान खुद ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। उससे पूछा तो उसने बताया कि ये जो पदार्थ है वो क्रिस्टल है। उसने ये पदार्थ व्यक्तिगत यूज के लिए अपने पास रखा था। इसके बाद पुलिस ने फरमान को हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर उनसे ड्रग्स के सिलसिले में पूछताछ शुरू कर दी। इधर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट डाली थी। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। यूपी सरकार ने सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर लिया। सहायक प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा पिछले साल अप्रैल महीने में हुई थी, लेकिन बाद में कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने की शिकायत की थी। बिहार के जहानाबाद में जमीन के झगड़े में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। वहां दोनों पक्षों के लोगों ने डंडों और हथियारों से हमला कर दिया। इस झड़प में महिलाओं समेत 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए।